व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9। इसको करने के बाद हमारे बचेंगे 2 चैप्टर्स, उनको कल करेंगे। उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी हम लोग कल सारे के सारे करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और बिजनेस स्टडीज में एक दिन बचेगा एग्जाम से पहले, कल तो खूब मेहनत करेंगे। आज के दिन को अच्छे से एंड करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमेशा पहले सवाल पढ़ेंगे फिर केस पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है? This has helped the organization to adjust smoothly. Identify and state 3 points of importance of management. हमें 3 पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के यहाँ पे हाईलाइट करके देने हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, गला बहुत ख़राब है, बट झेलो यार किसी तरीके से एक दिन और, उसके बाद फिर तुम लोग आराम से जैसे तुम्हारा मन करे वैसे जीवन जीना भाई। चलो क्या लिखा है? Captcha Limited is a construction company in which all the employees learn various ways of dealing with diverse situations from their seniors. ठीक है, कंपनी financial as well as non-financial incentives, दोनों incentives देती है. This helps the employees to grow and develop their abilities. ठीक है, देखो कंपनी employees को time to time financial as well as non-financial incentives provide करती है। तो क्या अच्छा मैनेजमेंट हेल्प्स करता है एम्प्लॉइज को इन अचीविंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना? तो यहां से हम बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो बच्चों, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का भी ध्यान रखता है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भी हो गए। उसके बाद इट हैज़ अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो यूनिक वेज लेके आते हैं रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन रेडी करता है। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो हमें बहुत आसानी से देखने को मिले। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो सर अगला सवाल क्या है? आइए जी, क्या सवाल है? नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस highlighted above which started at the planning stage और वो सारे functions of the management तक चलता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो प्लानिंग पे चालू हो जाता है लास्ट तक चलता है, यानी कि कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना? देखो जरा, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड, directing is required. Any discrepancy between actual and realized activities then taken care of at the stage of controlling. Name and explain the process highlighted above. अच्छा जी, देखो टॉप मैनेजमेंट सब कुछ बना देता है, उसके बाद प्लान्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, डेवलप्ड होता है, उसके बाद फिर स्टाफिंग होती है, यानी सब कुछ एक ऑर्डर में चल रहा है, सब कुछ सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, फिर डायरेक्टिंग प्रॉपर्ली करी जाती है, फिर कंट्रोलिंग प्रॉपर्ली करी जाती है। तो सब कुछ सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना, सारे काम को एक साथ लेके चलना, ये क्या हो रहा है? कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस है जो यहाँ पे हाईलाइट किया है? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, इसी को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, है ना? मैनेजमेंट को चाहिए ही चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना था, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबव। हमने नाम लिख दिया, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन को और अपना आंसर डिफाइन कर देंगे। ठीक हो गया बेटा, डन है? चलो उसके बाद क्या आएगा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई the level of management whose basic task is to integrate
diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization। बताओ जी कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसका काम होता है इंटीग्रेट करना अलग अलग एलिमेंट्स को और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सारी की सारी एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी दो फंक्शन भी बताओ इस पर्टिकुलर लेवल के। तो सर ये तो सीधा सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा है ना। ये सब तो भैया इतना डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना तो टॉप लेवल का काम है। परफेक्ट है। अब टॉप लेवल के कोई भी हमें क्या बताने हैं, कितने फंक्शंस बताने हैं, दो फंक्शंस बताने हैं, बता देना कि टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टॉप मैनेजमेंट ही गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो कोई भी आप दो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है जी, चलो सर ये भी डन हो गया। इसके बाद अगला सवाल क्या है, लिस्ट एनी 3 tasks that Mr. Armstrong needs to do as a production manager in a firm। बताओ जी, प्रोडक्शन मैनेजर है अगर वो, तो वो मिडिल लेवल पे काम करता है। सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों, लेवल में आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कौन कौन सी ड्यूटीज आती हैं। तो ये मिडिल लेवल पे आएगा प्रोडक्शन मैनेजर। अब मिडिल लेवल की ड्यूटीज बतानी है, कोई भी 2 टास्क बताने हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये इंटरप्रिटेशन करेगा पॉलिसीज का जो टॉप लेवल ने बनाया है लोअर लेवल को। दूसरा ये लिंक है बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल, तो नीचे से कोई फीडबैक आएगा ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। तीसरा सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलेगा। ये इसके कोई भी 2 आप यहाँ से लिख सकते हो। 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बता दो भैया मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो हमें इकोनॉमिक बताने हैं। तो इकोनॉमिक में क्या है, इकोनॉमिक में आ जाएगा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। चलो भैया अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय कोटिंग द लाइंस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बतानी है बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट की, कोई भी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, देखो, the government is considering a pioneer proposal to launch a single debit cum credit card to increase the ease and usage for the consumers। वाह, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग नहीं होंगे, एक ही हुआ करेगा। ठीक है। द कार्ड विच विल बी कॉल्ड द नेशनल मोबिलिटी कार्ड विल हैव यूनिक एडवांटेजेस फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन मेट्रोज, बसेस, पार्किंग्स एंड मेकिंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग विजिट्स अब्रोड। After hearing this news, Mega Bank decides to launch a Mega Mobility Card on similar lines, so they could be the first to exploit the opportunity। लो जी, identification of opportunity, identification of opportunity and getting the first mover advantage, full form में लिख लेना प्लीज। ठीक है। identification of opportunity and getting the first mover advantage। आगे क्या है, in order to improve their performance, they laid down a plan to hire more people in their marketing department and prepare guidelines to train their sales force to market the new facility being launched by the bank। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की कुछ पर्टिकुलर प्रपोजल है कि हम सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं। ठीक है, सही है। कार्ड को नेशनल मोबिलिटी कार्ड बोला जाएगा, यूनिक उसके एडवांटेजेस होंगे पेमेंट्स में। ओके, आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, अब यहीं से केस बनेगा। ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम लॉन्च करते हैं, मेगा बैंक ने, कौन सा, मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट। यहां से तो हो गया, अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटाइजेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड डाउन अ प्लान टू हायर मोर पीपल इन देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब देखो, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उन्होंने अपने लोगों को हायर करना शुरू करा और गाइडलाइंस बनाई अपने सेल्स फोर्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हम प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा जी।
अगर आपको और एग्जैक्टली लाइन टू लाइन, वैसे तो ये दो ही बताते थे, दो बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक और यहाँ से भी आ सकता है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, राइट। तो तीन भी बन सकते हैं, लेकिन ये दो बेस्ट है। ठीक हो गया, चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, अगला सवाल क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच रिलेट टू द अबव मेंशन्ड केस। आइए जी, क्या है हमारे पास, कौन से दो डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विद अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6, लो जी, सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, लीगल एनवायरनमेंट। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, उसमें कोई भी चेंज आता है तो लीगल एनवायरनमेंट में चला जाता है। टू अलाउ एम्प्लॉयर्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज टू मेक पेमेंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट। द अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स for wages disbursement using e-payment options. This is another milestone in the direction to further push to cashless economy. देखो बच्चों, ये पब्लिक सेक्टर में सब जगह गवर्नमेंट लगाएगा। इसका मतलब सरकार ने बोला हमारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सब में लगा देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। और उसके साथ साथ, अगर उसके साथ साथ हम देखें तो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। पहले कैसे पेमेंट होता था, कैश से होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो हमें कोई भी दो डायमेंशंस बता रहे थे, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, आपके पकड़ में जो दो आ जाए आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो लीगल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है यहाँ पे। ओके, चलो सर अगला क्या है सर? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड अबव। चलो जी, फिर से डायमेंशंस बच्चों ढूंढने। इट इज हार्टनिंग दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रोग्रेस सब्सटेंशियली विद निफ्टी 500 कंपनीज। लो जी, एक्ट की बात कर रहा है, फिर से एक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। किस तरीके से कंपनीज एक्ट अप्लाई होने के बाद बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आया है। डेटा शोज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज फ्रॉम 5% टू 13%। जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है 5% से 13% तक हो गया है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन तो सोसाइटी के एक तरीके से कल्चर में चेंज आया है, तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो ये हम सोशल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। देखो कहीं भी जेंडर की बात होती है या विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वो सोसाइटी की बात कर रहा है ना। इवन कंपनीज विच आर नॉट इन निफ्टी 500 have undertaken drives to increase women participation across different areas of work. The government had also announced that it would support such companies. लो जी, सरकार भी सपोर्ट करेगी ऐसी कंपनीज को। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आ गई है कि सरकार भी ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करेगी। तो ये पॉलिटिकल आ गया। तो देखो विमेन एम्पावरमेंट की वजह से सोशल, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी पॉलिटिकल, और एक्ट में चेंजेस आए हैं तो फिर लीगल। परफेक्ट है बच्चों, डन। चलिए, नेम एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अरे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्राइसिंग देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कोई भी 3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको बाय या सेल करनी है सिक्योरिटीज तो कौन से 3 स्टेप्स होंगे? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, यही 3 होंगे। सबसे पहले आप ब्रोकर ढूंढो, ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खोलेगा, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, यही 3 होते हैं। चलो उसके बाद क्या आ रहा है? आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच हैव बीन डिस्कस्ड अबव। कौन से डिस्कस कर चुके हैं? एंड स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर। आओ जी। राधिका गॉट 10 lakh rupees after selling her parental property which she had got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in the securities in stock market. Radhika was unaware of the procedure. Her friend introduced her to a stock broker. लो जी, सबसे पहले उसने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया ब्रोकर का, ठीक है, क्योंकि उसने अप्रोच करा ब्रोकर को, ब्रोकर ने उसका डीमैट अकाउंट भी खुलवा दिया है, डीमैट अकाउंट भी खुल गया है। राधिका ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। लो जी, तो 2 जो काम उसने करे हैं, जो उसने परफॉर्म करे हैं, वो कौन कौन से हैं? सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर
ओपनिंग डीमैट अकाउंट 2 हो चुके हैं। आपको अगले कौन से बताने हैं? 4 बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ब्रोकर वाला पॉइंट हो चुका है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो गया, ओपनिंग डीमैट अकाउंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसको प्लेसिंग ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस होगा, फिर मैच होगा, मैचिंग होगा इसका ऑर्डर का, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद सेटलमेंट होगा। ठीक है, यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिख देने हैं। ओके चलो सर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, डन। नेम एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी। डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है? अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फिनेंशियल मार्केट्स में ना बच्चों डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार डिफरेंस को भी जरूर गो थ्रू कर लेना। सर कौन से डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो डिफरेंसेस एक बार जरूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। सही है। अगला आपको बोल रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बताओ, टैक्सेशन पॉलिसी। तो टैक्सेशन पॉलिसी में हम बोलेंगे बच्चों कि शेयर होल्डर को तो डिविडेंड चलो जो मिलेगा मिलेगा, कंपनीज के लिए अगर कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट हाई है तो डिविडेंड कम देंगे, अगर रेट लो है तो फिर हम डिविडेंड ज़्यादा भी दे सकते हैं। दूसरा है कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो चाहिए डिविडेंड देने के लिए, तो कैश फ्लो अच्छा है तो डिविडेंड ज़्यादा, कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो डिविडेंड कम। चलो सर नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द डिसीजन suggested by Mr. Ariket Acharya. State by giving any 3 reasons as to why he must have advised his son to take decision with caution. चलो देखते हैं। धवल आचार्य after acquiring a bachelor's degree in hotel management joined his father's chain of vegetarian restaurants. ठीक है, ये बेटा है, इसका मतलब ये चिंटू है। उसने अपने पिताजी का वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करा। Being young and enterprising, he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery items, which includes an investment of 5 करोड़। भैया बोल रहा है कि हम कुछ नया ऐड करते हैं, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है ना, जहां पे इन्वेस्टमेंट लग रही है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है। His father, Mr. Ariket Acharya, suggested him to take the decision with caution and understand everything comprehensively, as the bad decision may damage the financial fortune of the business। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बोल रहा था कि कौन से डिसीजन की बात करी है उसने, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करी है। आप बताओ 3 रीजन कि क्यों उसने बोला कि उसको बहुत ध्यान से लेना है ये। नंबर 1, क्योंकि ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, दीज डिसीजंस आर नॉन रिवर्सिबल डिसीजंस। ये जो डिसीजंस होते हैं बच्चों ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। नॉन रिवर्सिबल का मतलब कि ये बार बार चेंज नहीं होते हैं, एक बार हो गया तो फिर हो गया। उसके बाद इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वेस्टेड होते हैं, तो आपका बहुत तगड़ा नुकसान होगा अगर डिसीजन गलत हो गया। तो इसीलिए उसने इसको ये डिसीजन बहुत ध्यान से लेने के लिए बोला है। ठीक है, ले लो सर स्क्रीनशॉट। अगला सवाल क्या आ रहा है, आओ देखते हैं। Krish Limited is in the business of manufacturing and exporting carpets and other home decor products. It has a share capital of 70 लाख, 70 लाख का शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, कंपनी इज कंसीडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड वांट टू रेज 50 लाख रुपए रेज करना चाहते हैं। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज रिकमेंडेड दैट कंपनी कैन रेज फंड्स ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। उसने बोला कि 7% डिबेंचर्स पे आप रेज कर लो। गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज ₹35 एंड टैक्स रेट इज 30%, डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, शो द वर्किंग। आपको बोल रहा है बताओ क्या मिस्टर प्रभाकर ने सही रिकमेंडेशन दिया है। अब देखो जरा, बिफोर एक्सपेंशन कंपनी का क्या डिटेल दिया है और आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी का क्या डिटेल दिया है, इसको मैं एक बार चेक करना चाहता हूं। बिफोर एक्सपेंशन कंपनी का जो शेयर कैपिटल है
वो 70 लाख रुपए की है, ठीक है। कंपनी इज कंसीडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन एंड वांट टू रेज 50 लाख कंपनी को और चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी का जो टोटल कैपिटल हो जाएगा 70 प्लस 50 1.2 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, फिनेंस मैनेजर ने बोला कि भैया ये जो पैसा है ये आप डिबेंचर से रेज कर लो 7%। अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन 35 रुपए का आएगा, 35 रुपीज का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। और जो टैक्स का रेट है वो 30% है। जो टैक्स का रेट है वो कितना है, 30% है, ठीक है। मिस्टर प्रभाकर ने क्या जस्टिफाइड रिकमेंडेशन दिया है? आ जाओ, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचना होगा, उसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स हटाएंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, ठीक है, फिर हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसे निकलता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 35 रुपए। अर्निंग पर शेयर जो है वो EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। तो ये 35 है, EAT मैं निकाल लूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स, देखो शेयर कैपिटल में नया जो वो ऐड कर रहा है 1.2 करोड़ में, 70 लाख का तो शेयर कैपिटल ही है, 50 लाख का वो कर्जा ले रहा है। 50 लाख का क्या ले रहा है, वो कर्जा ले रहा है ना। तो अब जरा आप यहां पे बड़े ध्यान से देखो कि 70 लाख और कितने का एक शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 100 रुपीज, तो 70 लाख अगर हो गया तो 70,000 शेयर्स हो गए, है ना, 70,000 शेयर्स हो गए। अब EAT कैसे निकलेगा, 70,000 इंटू 35, 70,000 इंटू 35, 24,50,000 रुपए, 24,50,000 रुपए का EAT आ गया, 24,50,000 रुपए का EAT आ गया। EBT निकाल लो, टैक्स का रेट 30% है, तो EBT कैसे निकलेगा, EBT निकलेगा बच्चों EAT इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट। ये भी अकाउंट्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है। EAT कितना आता है, 24,50,000 इंटू 100/100 माइनस 30/70, तो 24,50,000 इंटू 100/70, 35 लाख रुपए का EBT आ गया। 35 लाख रुपीस का बच्चों ये आ गया। चलो, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट है 7%, तो 50 लाख का कैपिटल रेज कर रहे हैं, 50 लाख पे 7% कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, 3,50,000, 7 14 21 28 75 35। चलो भाई, EBIT कितना हो गया, 38,50,000 का EBIT हो गया। ये हो गया, ठीक है, सही है। अब देखो जरा, हमारे पास डेट रेज करने के बाद, ठीक है, डेट रेज करने के बाद जो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कितना आता है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो EBIT कितना है, 38,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,00,000 इंटू 100। आओ चेक करें, 38,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,00,000 इंटू 100, 32% का 32% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जबकि आपको पे करना है मात्र 7%, मात्र 7%। तो ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बहुत अच्छा है। तो हम बोलेंगे यस मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, बिल्कुल करेक्ट है। डेट तभी अच्छा होता है जब जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया डिसीजन है, परफेक्ट है, चलेगा डेट। अगला सवाल है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल बजटिंग।
स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्म। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में आपको ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है? Whenever a company wants to invest in long-term assets, तो that decision is termed as capital budgeting decision। उसके बाद आपको बता रहा है कोई भी 4 फैक्टर बताओ जो इस पर्टिकुलर डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर कौन से होंगे? कैश फ्लो, ठीक है, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद रिस्क, उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एनिमरेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पता है ना? डिसाइड इन एडवांस कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे लगेगा, किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके 5 पॉइंट्स बताने हैं। इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर, इट इज़ द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, इससे हमें कोई अर्ली वार्निंग शॉक्स नहीं, इससे हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, हम शॉक्स और सरप्राइजेस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कोई भी 4-5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं। ओके जी, चलो सर अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्या है? Shyam wanted to start a business of selling handicrafts by getting in touch with the craftsmen of rural areas in Bengal. He wants to make a low investment in fixed capital. लो जी, वो fixed capital में कम investment चाहता है. Advise him in taking suitable decisions regarding the nature of the business, scale of the operations, financing alternatives available that he needs to take for the purpose. देखो बच्चों, fixed capital की बात कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा फिक्स कैपिटल बहुत ज़्यादा ना लगे, मेरा फिक्स कैपिटल कम लगे। ओके, तो आप बताओ सबसे पहले तो कि वो कैसा नेचर ऑफ द बिजनेस करे। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द बिजनेस में बच्चों हम श्याम को रेकमेंड करेंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे कि आप रेकमेंड करो, आप बताओ एज अ फाइनेंस मैनेजर आप बताओ क्या करोगे। तो देखो हम श्याम को बोलेंगे भैया नेचर ऑफ द बिजनेस में मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, आप ज़्यादा फिक्स कैपिटल नहीं लगाना चाहते, तो वी विल रिकमेंड कि भैया आप प्लीज़ कोशिश करो बना बनाया सामान लेके आओ और उसको बेचो। यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग ना करके ट्रेडिंग करो, है ना, उनसे बात करो, ट्रेडिंग करो और फिर आप सामान खरीद के लाओ और बेचो। दूसरा नेचर हो गया, स्केल के बारे में बताना है। तो स्केल ऑफ बिजनेस में हम उसको बताएंगे कि जब आप अभी लो इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस नहीं करो, या तो आप स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल के साथ शुरू करो, धीरे धीरे पैसा कमाओ और फिर उसको बढ़ाना चालू कर दो। तो यहाँ से हम इसको ये भी बता देंगे कि आप अपना स्केल जो है वो लो टू मीडियम स्केल अभी रखो। तीसरी चीज हमें बतानी है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स में हम उसको रेकमेंड करेंगे कि भैया अभी आप कृपया करके बाय मत करो, कोई भी शॉप मत खरीदो, कोई भी फैक्ट्री मत खरीदो, कोई भी जगह आप खरीदो मत। आप एडवांटेज लो लीजिंग फैसिलिटीज़ का, आप लीज पे लो, आप रेंट पे लो। जब भी आप लीजिंग फैसिलिटीज़ का एडवांटेज लेते हो तो फिर उस सिनेरियो में आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता, थोड़े पैसे में भी आपको वही जगह मिल जाती है ना। तो ये हमें सारी की सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमारे पास दैट ही नीड्स टू टेक फॉर द पर्पज। ये हम यहाँ से इसको 3 ही उसने हमें पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को बोला था कि भैया नेचर ऑफ द बिजनेस बताओ, स्केल ऑफ बिजनेस बताओ, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव उसके पास क्या हो सकता है डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लो कि क्या वो अवेलेबल है, तो किस तरीके से वो लो बजट पे भी हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस चालू कर सकता है, हमने बता दिया भैया। ठीक है जी, चलो सर डन हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अगला सवाल क्या है देखो, गिव रीजंस डिस्कस्ड अबव व्हिच हेल्प द फर्म इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। वर्किंग कैपिटल कैसे फर्म ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, आओ देखते हैं। आरोहन लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर्स में, ठीक है। इसका मतलब एक्टिवा वगैरह ज़्यादा बना रहे हैं। They knew that India is on a growth path and a new breed of consumer is eager for a first vehicle। सही बात है, यंग इंडिया है, बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब पहली बार अपना व्हीकल लेते हैं। मैं भी हुआ था, आपको भी खुशी हुई होगी, या अभी आप लोगे तो खुशी होगी बहुत ज़्यादा। द मार्केट रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द न्यू प्रोडक्ट, मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। कंपनी डिड नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट एज इट हैड एडवांस ऑर्डर्स फ्रॉम 4 to 6 months। देखो
क्रेडिट नहीं देना था, इसका मतलब क्रेडिट अलाउड 0 था, क्रेडिट अलाउड 0 था। तो बहुत अच्छा हो गया, जो कंपनी उधार नहीं देती उसको वर्किंग कैपिटल कम ही चाहिए होता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, ऑल्सो ड्यू टू एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। लो सर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बच्चों अगर बहुत अच्छी थी तो कंपनी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। देयर ऑपरेशंस एज सून एज अ व्हीकल वाज ऑफ टू असेंबली लाइन इट वाज आउट फॉर डीलर्स। आप रीजंस दो और डिस्कस करो विच हेल्प द फर्म इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। 2 पॉइंट तो सीधे सीधे हैं, एक बार और रीड कर लेते हैं, क्या कोई और पॉइंट भी है। आरोहन लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे न्यू दैट इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड अ न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर इज ईगर फॉर अ फर्स्ट व्हीकल, ठीक है। द मार्केट रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द न्यू प्रोडक्ट, उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। कंपनी ने उधार देना नहीं था क्योंकि उसके पास एडवांस ऑर्डर्स थे 4 से 6 महीने के, डिपॉजिट्स पहले से आए हुए थे। ऑल्सो ड्यू टू एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी। ऑपरेशंस as soon as vehicle was off to assembly line it was out to the dealer. Give reasons discussed which help the firm in managing its working capital efficiently. तो बच्चों यही 2 मेन रीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्रेडिट अलाउड। इसको ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर देंगे और वर्किंग कैपिटल से रिलेटिंग भी ऐसी ही केस स्टडी आपके पास आ सकती है। तो वर्किंग कैपिटल की केस स्टडी देखी, फिक्स कैपिटल की देखी, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखी, डिफरेंट डिसीजंस की देखी, फाइनेंशियल प्लानिंग पे देखा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें तैयार कर लेनी है और कहीं भी कमी मत छोड़ना, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ सवाल, इनके आंसर्स भी मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा दूं डिटेल में। लो सर, आंसर नंबर 1 इंपॉर्टेंस, स्क्रीनशॉट लेते चलना। आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेशन। फिर अगला था हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। फिर अगला था हमारे पास कौन कौन से टास्क हैं जो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को परफॉर्म करने पड़ेंगे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता ही दिए थे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी मैंने आपको बता दी थी। देन पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, देन लीगल, पॉलिटिकल, मैंने इसमें आपको सोशल भी बताया था तो आप वो भी लगा सकते हो। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, पहले 3 स्टेप्स हो गए। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया था। देन टैक्सेशन पॉलिसी, कैश फ्लो पोजीशन। देन मिस्टर अरिकेत आचार्य ने क्या बताया था कैपिटल बजटिंग में, ये भी हमने बताया। इसके बाद बच्चों ये पूरा सॉल्व करा दिया मैंने आपको किस तरीके से ROI ग्रेटर देन ROI आया। इसके बाद डिविडेंड डिसीजन की बात हुई थी, उससे फैक्टर्स हुए थे उससे रिलेटिंग। उसके बाद बच्चों ये नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ गलत है, ये आंसर नंबर 14 आएगा, ये गलत डल गया नंबर यहाँ से, मैं वही चेक कर रहा था। तो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस करा। उसके बाद डिसीजंस जो शाम को लेने चाहिए लोअर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद बच्चों क्रेडिट अलाउड और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो ये हो गए बेटा जी हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप लोग को सारे ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमें कल का काम क्या है, 2 चैप्टर्स रिवाइज करने और मेनली हमें उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs करने हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से कराऊंगा। आप स्ट्रेस फ्री होके आज क्विक रिवीजन लेना, 10 के 10 चैप्टर्स रिवाइज करना एक बार रात को सोने से पहले, और बचे हुए 2 चैप्टर्स कल और MCQ भी कल करके इसको भी पैक करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।